Dear students, welcome to Chapter 6 Geography Manufacturing Industries। देखो, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है जब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज, रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करके ज़्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स जब हम बनाते हैं लार्ज क्वांटिटी में, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। जैसे हम कॉटन से क्लोथ्स बनाते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में जो प्रोडक्शन होता है उन्हीं को प्रोसेस करके हम सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चर करते हैं। और जो लोग इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एंगेज होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कि दीज आर एंगेज्ड इन सेकेंडरी एक्टिविटीज़। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर सो इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ वाई किसी भी देश की जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ होती है उससे हम इसी बात से मेजर करते हैं कि देश में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ कितनी डेवलप्ड हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग को कहा जाता है कि इट इज़ द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट। किसी भी देश के विकास की ये बैकबोन मानी जाती है, ये इतनी इम्पॉर्टेंट है। इसके रीजंस क्या हैं, देखें हम। फर्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है हमारे एग्रीकल्चर को मॉडर्न बनाती है बाय प्रोड्यूसिंग मॉडर्न मशीन्स एंड टूल्स। क्योंकि एग्रीकल्चर हमारी इकोनॉमी का बैकबोन माना जाता है और एग्रीकल्चर को डेवलप करती हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। इसके अलावा हमारे देश में बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं जॉब के लिए, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करती है और इस तरह से एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी कम करती है। तो दूसरा रीज़न हम मानते हैं कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करता है और देश की पॉवर्टी को भी दूर करता है। ये इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है दूसरा। इसके अलावा हमारे देश के जो ट्राइबल इलाके हैं, बैकवर्ड एरियाज़ हैं, जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट करके रीजनल डिस्पैरिटी को दूर किया जाता है, उनके डेवलपमेंट को बढ़ाकर, ताकि ऐसा ना हो कि देश का कोई हिस्सा डेवलप्ड हो जाए और कुछ हिस्से एकदम अनडेवलप्ड रह जाएं। तो इंडस्ट्रीज़ को ट्राइबल और बैकवर्ड एरियाज़ में इस्टेब्लिश करके उन एरियाज़ को डेवलप भी किया जाता है। थर्ड पॉइंट, जब हम मैन्युफैक्चर गुड्स का एक्सपोर्ट करते हैं तो ये हमारे ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ावा देता है और हमें फॉरेन एक्सचेंज कमा कर देता है। फोर्थ पॉइंट हम देखें, जो भी देश अपने रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट न करके ट्रांसफॉर्म्ड मटेरियल्स यानी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं, वो ज़्यादा डेवलप्ड हैं, ज़्यादा प्रॉस्परस हैं, क्योंकि वो उसका इन्हें ज़्यादा रिटर्न मिलता है। तुम्हें याद होगा ब्रिटिश पीरियड में हमारी पॉलिसी ब्रिटिशर्स ने ऐसी बना के रखी थी कि इंडिया कुड एक्सपोर्ट ओनली द रॉ मटेरियल्स। इस कारण इंडिया गरीब होता चला गया, पॉवर्टी बढ़ती चली गई। लेकिन आज हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं अधिक से अधिक और रॉ मटेरियल्स को कम से कम एक्सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, जिससे देश हमारा प्रॉस्पेरस हो, हमें ज़्यादा इनकम हो। अब देखो, कहा जाता है कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री मूव हैंड इन हैंड। इसका रीज़न है कि ये दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करती हैं, ये एक दूसरे को प्रमोट करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडस्ट्रीज़ तमाम ऐसे इक्विपमेंट्स और मटेरियल्स बनाती हैं जिनकी ज़रूरत एग्रीकल्चर में होती है, जैसे पंप, फर्टिलाइज़र्स, इंसेक्टिसाइड्स, पाइप्स, मशीन्स, ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, हार्वेस्टर्स एट्सेट्रा। दूसरी ओर जो एग्रो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो अपने रॉ मटेरियल के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती हैं। तो एग्रीकल्चर जो है इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट भी प्रोवाइड करता है, बिकॉज ऑल द इंडस्ट्रीज़ विच प्रिपेयर एग्रीकल्चर रिलेटेड आइटम्स, उनका मार्केट कहाँ है? एग्रीकल्चर में। तो दे बोथ डिपेंड अपॉन वन अनदर। आज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ ने हमारे एग्रीकल्चर को ज़्यादा इंक्रीज़ किया है, प्रोसेस को ज़्यादा एफिशिएंट बनाया है, हमारे एग्रीकल्चर को ज़्यादा मॉडर्न बनाया है। आज ग्लोबलाइजेशन का दौर है, ऐसे में हमें अपनी इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा एफिशिएंट और कॉम्पिटिटिव बनाना पड़ेगा,
केवल सेल्फ सफिशिएंट होने से काम नहीं चलेगा, हमारे गुड्स ऐसे होने चाहिए कि उनकी क्वालिटी मार्केट में इन्फीरियर ना होने पाए। आज ग्लोबलाइजेशन के कारण industries are able to sell their products not only in the local market but in the global market। तो जब हम ग्लोबल मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को बेचेंगे तो हमें तमाम दुनिया की कंपनियों के मुकाबले अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाना भी ज़रूरी होगा, तभी हम मार्केट में टिक पाएंगे। नहीं तो मार्केट में इन्फीरियर प्रोडक्ट को कोई नहीं पूछता। लगभग पिछले 2 डिकेड से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है हमारे जीडीपी में, वो स्टैग्नेटेड है। एक तरह से माना जाता है कि 17% पर ये रुका हुआ है। तो हमें इस कंट्रीब्यूशन को बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर हम ईस्ट एशिया के कुछ अन्य देशों से कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि हमारा ये जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है ये काफ़ी कम है। अन्य देशों में ये 25 से 35% तक कंट्रीब्यूशन दिखाई देता है। हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के कंट्रीब्यूशन का जो ग्रोथ रेट है वो करीब 7% पर एनम है, जबकि डिज़ायर्ड ग्रोथ रेट होना चाहिए 12%। हमारे इकोनॉमिस्ट्स को उम्मीद है कि गवर्नमेंट की बेटर पॉलिसीज़ और इंडस्ट्रीज़ के प्रयासों के द्वारा हम अपने टारगेट को नेक्स्ट डिकेड तक अचीव कर लेंगे। हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के कंट्रीब्यूशन ग्रोथ को बढ़ाने के लिए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल की स्थापना भी की गई है। लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स जो हैं, दे आर अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर एंड मार्केट। जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है वहाँ अपने आप अर्बनाइजेशन होने लगता है, सिटीज़ डेवलप करने लगते हैं। इंडस्ट्रीज़ आर लोकेटेड इन और नियर द सिटीज़। इस तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन दोनों साथ साथ चलते हैं, दे गो हैंड इन हैंड। सिटीज़ जो हैं मार्केट प्रोवाइड करते हैं और इसके अलावा अदर सर्विसेज लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, लेबर, फाइनेंशियल एडवाइस, जिनकी ज़रूरत इंडस्ट्री को होती है, ऑल दीज आर प्रोवाइडेड इन द सिटीज़। अर्बन सेंटर्स ये सारे एडवांटेजेस प्रोवाइड करते हैं और इसी कारण केवल एक या दो नहीं बल्कि तमाम इंडस्ट्रीज़ दे कम टुगेदर, ताकि ये सिटीज़ में, अर्बन सेंटर्स में जो भी एडवांटेजेस मिलते हैं, अवेलेबल हैं, उनका फ़ायदा उठा सकें। और इस तरह से ये सारी इंडस्ट्रीज़ मिलकर एक एग्लोमरेशन इकोनॉमीज़ जनरेट करती हैं। ब्रिटिश पीरियड में, आज़ादी के पहले, हमारी अधिकतर इंडस्ट्रीज़ समुद्र के किनारे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इन्हीं सब जगहों पर हुआ करती थी, जिसका कारण था कि वहाँ से ट्रेड करने में, इंटरनेशनल ट्रेड करने में आसानी हो। तो उस समय हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ पूरे देश में नहीं फैली थी बल्कि देवर कन्फाइंड टू सर्टेन पॉकेट्स। ये इंडस्ट्रियल डेवलप्ड अर्बन सेंटर्स हुआ करते थे और उनके चारों ओर ह्यूज एग्रीकल्चरल एरिया होती थी जो कि रॉ मटेरियल सप्लाई किया करती थी। फैक्ट्री के लोकेशन को कंट्रोल करने वाले जो फैक्टर्स हैं, इनमें पहला है लीस्ट कॉस्ट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, लीस्ट कॉस्ट। तो ये लीस्ट कॉस्ट कई तरह से ध्यान देने पर आता है, गवर्नमेंट पॉलिसी, स्पेशलाइज लेबर, ये सब भी चीज़ें हैं। लेकिन लीस्ट कॉस्ट तभी आएगा जब हमें लेबर सस्ता मिलेगा, पावर सस्ता मिलेगा, रॉ मटेरियल्स पास में मिलेंगे, मार्केट पास में होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा नहीं आएगा। तो लीस्ट कॉस्ट इज़ द की टू डिसाइड द लोकेशन ऑफ फैक्ट्री। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ पर आते हैं। तो इंडस्ट्रीज़ को 5 तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। इसमें एग्रो बेस्ड जैसे क्लॉथ, टेक्सटाइल, और मिनरल बेस्ड जैसे मशीन्स, सीमेंट, एनीथिंग। दूसरा आता है अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल। इसमें पहली होती है बेसिक और की इंडस्ट्रीज़, जिनके प्रोडक्ट्स दूसरी इंडस्ट्रीज़ के काम आते हैं एज अ रॉ मटेरियल।
जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का प्रोडक्ट दूसरी इंडस्ट्रीज के काम आता है। दूसरी होती है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़, जो कि ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती हैं जो कि लोगों को यूज़ के काम आते हैं, फॉर कंज्यूमर्स, लाइक शुगर। थर्ड क्लासिफिकेशन आता है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है तो इट इज़ कॉल्ड अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, और अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट तो इट इज़ कॉल्ड अ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। फोर्थ क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। इसके आधार पर पब्लिक सेक्टर विच इज़ ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज, जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। दूसरी होती है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज विच आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, जैसे टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। थर्ड होती हैं जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज, जिन्हें गवर्नमेंट और इंडिविजुअल्स मिल के रन करते हैं, फॉर एग्जांपल ऑयल इंडिया लिमिटेड। और चौथी होती है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। दीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्रोड्यूसर्स या सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स या वर्कर्स, या सब मिला के, दोनों मिला के भी। तो कोऑपरेटिव्स जो हैं, इनकी ओनरशिप और ऑपरेशन कौन करता है? प्रोड्यूसर्स या सप्लायर्स करते हैं, वर्कर्स करते हैं, या दोनों मिलके करते हैं। ये अपने रिसोर्सेज को मिल के इस्तेमाल करते हैं और प्रॉफिट को शेयर कर लेते हैं। अगर कभी लॉस हुआ तो लॉस को भी शेयर कर लिया जाता है। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में शुगर इंडस्ट्री। लास्टली हम इंडस्ट्रीज़ को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश्ड गुड्स। तो इस क्लासिफिकेशन में हैवी इंडस्ट्रीज़ एंड लाइट इंडस्ट्रीज़ दो कैटेगरीज होती हैं। हैवी इंडस्ट्रीज़ में आती हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, क्योंकि रॉ मटेरियल भी इसके हैवी होते हैं और फिनिश्ड गुड्स आर ऑल्सो हैवी। और दूसरी होती हैं लाइट इंडस्ट्रीज़, जिसमें रॉ मटेरियल्स भी लाइट होते हैं और इनके गुड्स जो प्रोडक्शन होते हैं दे आर ऑल्सो नॉट सो हैवी, लाइक इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़। अब हम आते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ पर। ये वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो अपने रॉ मटेरियल के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती हैं। इसमें पहला नंबर आता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये हमारे देश की एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जो कि रॉ मटेरियल से लेके हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट तक सभी में सेल्फ रिलायंट है, मतलब हम किसी और देश पर डिपेंड नहीं करते। टेक्सटाइल में पहले नंबर पर आती है कॉटन टेक्सटाइल्स। पहले हमारे यहाँ कॉटन टेक्सटाइल्स के लिए हैंड लूम वीविंग टेक्निक का यूज़ किया जाता था। 18 सेंचुरी के बाद पावर लूम का इन्वेंशन हुआ और इसका यूज़ होने लगा। अकॉर्डिंग टू 2011 डेटा, हमारे यहाँ 1946 कॉटन एंड ह्यूमन मेड फाइबर टेक्सटाइल मिल्स थीं, जिसमें से 80% प्राइवेट सेक्टर की थीं और बाकी की पब्लिक और कोऑपरेटिव सेक्टर्स की। इसके अलावा सेवरल थाउजेंड स्मॉल फैक्ट्रीज भी थीं जो कि 4 से लेकर 10 लूम्स का इस्तेमाल करती थीं। अर्ली ईयर्स में हमारे यहाँ जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, ये पूरे देश में स्कैटर्ड नहीं थी, बल्कि इट वाज कंसंट्रेटेड इन द कॉटन ग्रोइंग बेल्ट, जहाँ की आसानी से कॉटन रॉ मटेरियल मिल जाता था, महाराष्ट्र और गुजरात में। इन इंडस्ट्रीज़ के महाराष्ट्र और गुजरात में कंसंट्रेट होने के रीज़न थे ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन, मार्केट, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ इंक्लूडिंग पोर्ट फैसिलिटीज़, चीप लेबर एंड मॉइस्ट क्लाइमेट। समुद्र के किनारे मॉइस्चर के कारण क्लाइमेट मॉइस्ट होती है, जिससे कि रुई सूख के हवा में नहीं उड़ जाती, बल्कि ये मॉइस्ट होने के कारण इसे कलेक्ट करना कॉटन को आसान होता है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एग्रीकल्चर से काफ़ी क्लोज रिलेशन है और ये फार्मर्स को लिविंग
प्रोवाइड करती है, फार्मर्स को हेल्प करती है। फार्मर्स के अलावा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से फ़ायदा उठाने वाले और लोग हैं, कॉटन बॉल प्लकर्स, workers which are engaged in different steps of this industry like ginning, spinning, weaving, dyeing, designing, packaging, tailoring, and sewing. All these people are associated with this industry, और ये हम कहते हैं कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन सभी को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। इसके अलावा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्रिएट्स डिमांड्स एंड सपोर्ट्स मैनी अदर इंडस्ट्रीज ऑल्सो, जैसे कि केमिकल्स एंड डाइज, मिल स्टोर्स, पैकेजिंग मटेरियल्स, इंजीनियरिंग वर्क्स, इन सभी की डिमांड होती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। सो दे ऑल गेट एडवांटेज, ऑल गेट बेनिफिट। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं। देखो, स्पिनिंग इज़ कंसनट्रेटेड इन महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु, क्योंकि यहाँ पर कॉटन का प्रोडक्शन है, तो स्पिनिंग यहाँ पर होती है, तो हम कहते हैं कि स्पिनिंग इज़ कंसनट्रेटेड इन दिस थ्री स्टेट्स। लेकिन जो वीविंग का काम है, वीविंग इज़ हाईली डिसेंट्रलाइज्ड, क्योंकि हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग ट्रेडिशनल स्किल्स का इस्तेमाल होता है वीविंग के लिए। तो वीविंग हर जगह की अलग अलग अपने आप को शो करती है। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग स्टाइल में वीविंग की जाती रही, इसी कारण वीविंग का जो प्रोसेस है वो सेंट्रलाइज नहीं रहा, बल्कि वो हाईली डिसेंट्रलाइज्ड हो गया, और देश के तमाम हिस्सों में वीविंग होती थी, आज भी होती है। हमारे यहाँ जो वीविंग होती है, इट इज़ बेसिकली डन बाय हैंडलूम, पावरलूम एंड इन मिल्स ऑल्सो। तो देखो, इंडिया में जो हमारी स्पिनिंग का प्रोडक्शन है, ये तो बहुत वर्ल्ड क्लास है, इट इज़ वेरी वेल डेवलप्ड। लेकिन जो वीविंग का प्रोसेस है, ये बहुत अच्छे क्वालिटी का फैब्रिक प्रोवाइड नहीं कर पाता, क्योंकि हाई क्वालिटी यार्न जो है, जो हमारे देश में इसकी वीविंग नहीं हो पाती। हम अपने देश में स्पिनिंग में तो बहुत अच्छा करते हैं, वेरी हाई क्वालिटी ऑफ यार्न इज़ प्रोड्यूस्ड, पर उसी यार्न का जो वीविंग के द्वारा फैब्रिक प्रोड्यूस होता है, ये जो प्रोसेस है वीविंग का, उसमें हम बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है। वी आर अनेबल टू गुड प्रोड्यूस गुड क्वालिटी ऑफ fabric by using high quality yarn which is produced in our country. आज भी कॉटेज इंडस्ट्री के रूप में खादी का प्रोडक्शन होता है, और इसमें बहुत सारे वीवर्स को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तुमने गांधी जी को कई जगह देखा होगा पिक्चर्स में, पोर्ट्रेट में, जहाँ ये हमेशा चरखा चलाते हुए दिखाई देते हैं। तो गांधी जी हमेशा जोर देते थे स्पिनिंग यार्न पर और वीविंग खादी पर, क्योंकि वो चाहते थे कि देश के अधिक से अधिक लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं, और ये जो फील्ड है हैंड स्पन खादी का, यही एक जरिया है जिसके द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जा सकता है। हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि अगर हम अपने देश में मिल सेक्टर को हाई कर देंगे, मिल सेक्टर लूमेज को बढ़ा देंगे, तो ज़्यादातर प्रोडक्शन मिल्स में होने लगेगा। इसका प्रभाव ये होगा कि प्रोडक्शन तो होगा, लेकिन उसमें बहुत कम लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल पाएगा, द वर्कर्स हु गेट एम्प्लॉयमेंट इन द मिल ओनली। जबकि अगर हम पावरलूम और हैंडलूम को आगे बढ़ाएंगे, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल पाएगा। इसी कारण गांधी जी ने भी इसी पॉइंट को कंसिडर किया था। और एक क्वेश्चन भी हम पूछते हैं कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन आवर कंट्री टू कीप द मिल सेक्टर लूमेज लोअर and powerloom and handloom sector higher, so that more and more percentage of our population can get employment.
हमारी जो स्पिनिंग मिल्स हैं वो हमारे देश में प्रोड्यूस किए जाने वाले सभी तरह के फाइबर्स से यार्न बना पाती हैं। दे आर कॉम्पिटिटिव एट द ग्लोबल लेवल। तो स्पिनिंग इंडस्ट्री तो हमारी बहुत डेवलप्ड है, लेकिन हमारी जो वीविंग, निटिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं ये उतने डेवलप्ड नहीं हैं, क्योंकि हम जो हमारे खुद के देश में जो हाई क्वालिटी यार्न धागा जो बनता है उससे वीविंग और उसकी प्रोसेसिंग हम नहीं कर पाते। तो ये हमारी एक शॉर्ट कमिंग है जिसे दूर करने की ज़रूरत है। हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। ये जो मिसमैच है, मिसमैच मतलब स्पिनिंग और वीविंग के बीच में जो मैचिंग कंडीशन नहीं एग्जिस्ट करती। स्पिनिंग तो हमारे डेवलप्ड है बट वीविंग में हम काफ़ी पीछे हैं। तो ये जो मिसमैच है ये हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक बड़ा ड्रॉबैक है। और इसका नुकसान हमें यूँ होता है कि हमारे जो स्पिनर्स हैं वो बहुत हाई क्वालिटी का यार्न तो बना लेते हैं, लेकिन उसे उन्हें एक्सपोर्ट कर देना होता है। और जो हमारे गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको इंपोर्ट करना पड़ता है वो फैब्रिक जिससे वो गारमेंट बनाएंगे, क्योंकि हमारा वीविंग सेक्टर उस हाई क्वालिटी यार्न से फैब्रिक नहीं बना पाता। तो दिस इज़ अ मिस मैच फॉर आवर टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन कॉटन। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू इम्प्रूव आवर वीविंग सेक्टर इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्टिंग यार्न इन लार्ज क्वांटिटीज़। तो देखो, जब हम अगर हम अपना यार्न एक्सपोर्ट करते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में तो हमको उसका बना हुआ फैब्रिक फिर ख़रीदना पड़ता है कई गुना ज़्यादा दाम पर। हमारी प्रीशियस फॉरेन करेंसी इसमें खर्च होती है। और अगर हम अपने वीविंग सेक्टर को इम्प्रूव कर लें तो हमें डबल एडवांटेज मिलेगा। एक तो हमें वो फॉरेन करेंसी वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी, और दूसरे हम अपने खुद के बनाए हुए यार्न को यूज़ करके हाई क्वालिटी फैब्रिक बना पाएंगे। तो अगर हम बात करें प्रॉब्लम फेस्ड बाय आवर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो इसमें मेजर प्रॉब्लम तो आएगा मिसमैच बिटवीन वीविंग एंड स्पिनिंग सेक्टर्स। इसके अलावा पावर सप्लाई हमारी रेगुलर नहीं हो पाती। मशीनरी को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। वी आर यूजिंग ओल्डर टेक्नोलॉजी इन द वीविंग एंड प्रोसेसिंग सेक्टर्स इन पार्टिकुलर। इसके अलावा लो आउटपुट ऑफ लेबर, हमारे जो लेबर्स हैं इनका प्रोडक्शन आउटपुट भी बहुत कम है। स्टिफ कंपटीशन विद द सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री, ये कुछ और प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फेस करती है।